लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी है। इस विचार के साथ चलिए आज की हमारी खास चर्चा शुरू करते हैं। आज हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के एक बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे पास द प्रिंट का एक लेख है जो 12 फरवरी 2026 के चुनावों से ठीक पहले वहां के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की मुश्किलों पर रोशनी डालता है। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि जब देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी ही चुनावी दौड़ से बाहर हो जाए तो वहां के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के सामने क्या विकल्प बचते हैं। और ये विषय उन सभी के लिए खास है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भारत की पड़ोसी पहले नीति और दक्षिण एशिया की राजनीति की परतों को समझने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी कश्मकश की जड़ अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने और उसके बाद अवामी लीग के चुनावों से बाहर होने में है। अच्छा। हाँ, अवामी लीग जो अपनी धर्मनिरपेक्ष और बंगाली राष्ट्रवाद की जड़ों के लिए जानी जाती है, उसके बाहर होने से देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मतलब वो एक ऐसे चौराहे पर हैं जहां से आगे का कोई भी रास्ता आसान नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। तो चलिए इस स्थिति को जरा खोलकर समझते हैं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 8% है, मतलब लगभग 1.31 करोड़ लोग। जी। अब अवामी लीग के न होने से मैदान में 2 मुख्य खिलाड़ी बचे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी। हाँ, वैसे तो 49 और भी पार्टियां हैं, लेकिन वो या तो इन्हीं दोनों के सहयोगी हैं या उनका कोई खास चुनावी वजूद नहीं है। तो असल मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच ही है और इसीलिए इसे शैतान और गहरे समुद्र के बीच का चुनाव कहा जाया है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, शैतान और गहरे समुद्र वाली बात क्यों कही जा रही है? क्या दोनों पार्टियां हिंदू समुदाय के लिए एक जैसी ही खतरनाक हैं या फिर दोनों से होने वाले खतरों का अंदाजा अलग-अलग है? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब इतिहास में छिपा है। देखिए, पत्रकार शादुल हसन खोखोन बताते हैं कि जब 2001 में बीएनपी और जमात के गठबंधन ने चुनाव जीता था, तो उसके बाद कई महीनों तक हिंदुओं के खिलाफ भयानक हिंसा हुई थी। उस दौर की यादें आज भी लोगों के मन में ताजा हैं। अच्छा। तो एक तरफ तो उस ऐतिहासिक हिंसा का डर है और अब जब अवामी लीग मैदान में नहीं है तो खोखोन का विश्लेषण ये कहता है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले हो रही हिंसा का इस्तेमाल एक रणनीति के तौर पर कर रही हैं। रणनीति मतलब ये जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ गुस्सा या नफरत का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। खोखोन के मुताबिक हाँ, यह एक तरह का डरावना संदेश है जो हिंदू समुदाय को दिया जा रहा है। कैसा संदेश? बीएनपी की तरफ से ये संदेश है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो 2001 जैसा हो सकता है, और जमात की तरफ से ये संदेश है कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भविष्य में आपका क्या होगा, सोच लीजिए। ओह, ये तो वोट मांगना नहीं हुआ। नहीं, ये एक तरह की राजनीतिक धमकी है जो समुदाय को एक बेहद लाचार स्थिति में डाल देती है। और जब हम इस राजनीतिक विश्लेषण से हटकर जमीन पर देखते हैं कि इसका इंसानों पर क्या असर हो रहा है, तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। बिल्कुल। 18 दिसंबर को दीपू चंद्रदास नाम के एक फैक्ट्री कर्मचारी की ईश्वर निंदा के झूठे आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उनके शरीर को जला दिया गया। जी, इस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और उस घटना के बाद उनके 16 साल के छोटे भाई ऋत्विक दास का बयान इस पूरी बेबसी को सामने लाता है। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा, हम हिंदुओं की राजनीतिक पसंद क्या हो सकती है? हमारे पास राजनीतिक विकल्प चुनने का अधिकार ही क्या है? मेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा। हम तो बस जीना चाहते हैं। आप सोचिए, एक 16 साल का लड़का राजनीति या वोट की नहीं, सिर्फ जीने के अधिकार की बात कर रहा है। ये सुनना ही दिल दहला देता है। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नए साल की शाम को खोखोन चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यापारी पर भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें चाकुओं से गोदा गया, उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। और 3 दिन बाद ढाका के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हाँ। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 35 दिनों के अंदर 5 जनवरी तक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हमलों में 11 हिंदुओं की जान जा चुकी थी। और यहीं पर राजनीतिक टिप्पणीकार प्रियंका अहमबर्ग की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कहती है कि इसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या मानना एक बड़ी भूल होगी। अच्छा, उनके मुताबिक हिंदुओं को निशाना बनाना 12 फरवरी के चुनावों से पहले एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। ये हिंसा एक संदेश है।
जैसा कि उन्होंने कहा, हिंदुओं के लिए चुनाव डर के साये में है। एक तरफ जमात की कट्टरपंथी गोलबंदी और दूसरी तरफ बीएनपी की हिंसा को अनदेखा करके वोट बटोरने की पुरानी रणनीति। तो मतलब ये अनियंत्रित हिंसा नहीं है बल्कि नियंत्रित हिंसा है जिसका एक साफ राजनीतिक मकसद है। ये बात तो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। आहनबर का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर हिंदू वोट देने के लिए निकलते भी हैं तो उन्हें इन्हीं दो पार्टियों या उनके सहयोगियों में से किसी एक को चुनना होगा। एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी विकल्प उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन इस डर के माहौल के बीच ये पार्टियां कुछ ऐसे कदम भी तो उठा रही हैं जो पहली नजर में काफी सकारात्मक लगते हैं, जैसे हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देना। हाँ, और ये इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। जमाते इस्लामी, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी मानी जाती है, उसने इतिहास में पहली बार किसी हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को खुलना 1 सीट से टिकट दिया है। अच्छा। वहीं बीएनपी ने भी 2 हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, निताई रॉय चौधरी और गयेश्वर रॉय। इतना ही नहीं, मैंने पढ़ा कि एक नई हिंदू पार्टी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी बीएमजेपी भी चुनाव लड़ रही है। जी, और खबरें तो ये हैं कि वो जमात के साथ गठबंधन कर सकती है। ये तो बहुत विरोधाभासी लगता है। एक हिंदू पार्टी एक इस्लामी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करना चाहेगी? उनका तर्क है कि उन्हें लगता है कि जमात बीएनपी के मुकाबले अल्पसंख्यकों के हितों की बेहतर रक्षा कर सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये कदम वाकई ईमानदार है या ये सिर्फ चुनावी मौसम का एक दिखावा है? बिल्कुल। और इस पर जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का क्या कहना है? हिंदू अधिकार कार्यकर्ता रूपन गुहा का मानना है कि ये सब महज दिखावा है, सिर्फ ऊपरी तौर पर बातें की जा रही हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। देश में 300 संसदीय सीटें हैं और इनमें से हिंदू उम्मीदवारों की हिस्सेदारी सिर्फ 0.67% है। सिर्फ 0.67%। वो सवाल करते हैं कि क्या यह संख्या हिंदू उत्पीड़न पर वैश्विक चर्चा के समय 2 प्रमुख दलों द्वारा दी जाने वाली गंभीरता को दर्शाती है? मतलब संख्या ही अपने आप में एक कहानी बता रही है कि 300 में से सिर्फ 2 या 3 सीटें देना असल में गंभीरता की कमी को दिखाता है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। बिल्कुल, ये टोकनिज्म या प्रतीकात्मकता का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। और जब हम इन पार्टियों के बड़े नेताओं के बयानों को सुनते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जैसे हाल ही में बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हिंदुओं की हत्याओं को छोटी-मोटी घटनाएं और मीडिया की देन कहकर खारिज कर दिया। एक मिनट, जब लोगों को जिंदा जलाया जा रहा हो तो एक मुख्य विपक्षी दल का बड़ा नेता उसे छोटी-मोटी घटना कैसे कह सकता है? इसके पीछे क्या राजनीतिक सोच हो सकती है? शायद इसके पीछे दोहरी रणनीति हो। एक, अपने कट्टरपंथी वोट बैंक को संदेश देना कि हम इन मामलों को तूल नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये दिखाना कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन इसका सीधा असर हिंदू समुदाय पर पड़ता है, जिनका भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। बिल्कुल। ये तो हुई बीएनपी की बात। जमात को लेकर क्या डर है? जमात को लेकर डर उनकी विचारधारा से जुड़ा है। उन्होंने कई बार खुले तौर पर कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो शरिया कानून लागू करने पर जोर देंगे। पत्रकार शादुल हसन खोकोन यही सवाल उठाते हैं कि ऐसे कानून के तहत एक हिंदू की क्या उम्मीद हो सकती है? बांग्लादेश के एक धर्मनिरपेक्ष देश बने रहने की क्या उम्मीद है? तो दुविधा कितनी गहरी है। एक तरफ बीएनपी है जो हिंसा को नजरअंदाज कर रही है, और दूसरी तरफ जमात है जिसकी मूल विचारधारा ही अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का विषय है। जी, ये तो हुई आम लोगों और राजनीतिक दलों की बात। लेकिन ये डर का माहौल क्या उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है जो सिस्टम का हिस्सा हैं, जो सरकारी पदों पर हैं? बिल्कुल ले रहा है, और ये इस संकट को और भी गंभीर बना देता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है अन्नपूर्णा देबनाथ, जो एक हिंदू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं। उनके साथ क्या हुआ? जब उन्होंने कानून के मुताबिक दोहरी नागरिकता के आरोप में जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया तो उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। मतलब? उनके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं और प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि वो यहाँ नहीं रह सकती। मतलब एक सरकारी ऑफिसर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो अपना काम कर रही थी और उसका धर्म हिंदू था? पुख्ता करता है। अच्छा। उनका आरोप है कि उन्हें ढाका ट्रिब्यून के समाचार संपादक के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो हिंदू थे और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखते और बात करते थे। एक पत्रकार को अपनी नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वो सच बोल रहा था। उनके अनुसार यही हुआ। उन्होंने बताया कि इस्लामवादी भीड़ 2 बार उनके घर तक पहुंच गई,
उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। हे भगवान। आखिरकार स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपने परिवार के साथ बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उनकी ये आशंका कि चुनावों के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं का एक बड़ा पलायन हो सकता है, स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का डर नहीं है, ये पूरे समुदाय की चिंता को दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। भारत के नजरिए से इस पूरी स्थिति के क्या मायने हैं? यह भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है। सबसे पहले भारत की पड़ोसी पहले नीति का ये एक लिटमस टेस्ट है। एक अस्थिर बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। इससे सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और सबसे बड़ी चिंता अवैध प्रवासन और शरणार्थियों की समस्या की है। अगर वहां से हिंदुओं का पलायन होता है तो उसका सीधा दबाव भारत पर पड़ेगा। और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से इसका क्या असर होगा? इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं तो ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। ये भारत की पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। सही बात है। भारत हमेशा से बांग्लादेश में एक स्थिर और उदारवादी सरकार का पक्षधर रहा है। अवामी लीग के न होने से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है, उससे अगर कट्टरपंथी ताकतें भरती हैं तो ये भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा। मतलब भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रखे हुए। यकीनन। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यह है कि बांग्लादेश का हिंदू समुदाय एक लगभग असंभव स्थिति में फंसा हुआ है। एक तरफ उन पर हिंसा हो रही है जिसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जी। दूसरी तरफ उनके पास जो चुनावी विकल्प हैं, उनका अपना इतिहास अल्पसंख्यक विरोधी रहा है और पार्टियों की तरफ से किए जा रहे कुछ प्रतीकात्मक इशारे जमीन पर फैले डर और धमकी के माहौल के सामने पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। इन स्रोतों में राजनीतिक मुश्किलों का तो जिक्र है, लेकिन एक अनकहा सवाल वहां के नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर भी उठता है। वो कैसे? जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डर और आतंक का स्रोत बन जाए, तो यह उस लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या कहता है? और क्या दुनिया की बड़ी ताकतों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये सुनिश्चित करें कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी हों? बहुत जरूरी सवाल है ये। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे साथियों और सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए ये अल्पसंख्यक अधिकार, चुनावी राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर एक बहुत जरूरी केस स्टडी है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस पर और बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करें।